फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और इसी घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब भाई क्यों निकल रहा है इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन है क्यों? पहले सबसे पहले कोई धातु सरफेस जो है वो क्या चीज से बना है? कोई भी चीज, तुम हो, हम हो, कोई भी चीज हो, वो क्या चीज से बना है? एटम से बना है। तो अणु सबसे छोटा चीज अणु से बना है। अणु में 3 चीज होता है, क्या क्या होता है? बीच में होता है तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों बगल राउंड सर्कल में करता रहता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। 288 ऐसे करके कन्फ्यूग्रेशन चलता रहता है उसका कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन है। मतलब आउटर सरफेस में इलेक्ट्रॉन होता है और वो जो चारों बगल घूमता रहता है। ठीक है, क्यों घूमता रहता है? चारों बगल क्यों रहता है इसके? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो है वो निगेटिव नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो ये अट्रैक्ट होता है इसके कारण, इसी के कारण ये चारों बगल घूमता रहता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब क्या होता है कि जब हम लाइट एनर्जी डालते हैं, ये धातु का यही चीज बना हुआ है धातु से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहरी इसमें घूम रहा है, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट में घूम रहा है, उसमें क्या होता है? उसमें ऊर्जा आ जाता है कि वो अभी तक तो था इस धातु के ऊपर, क्यों था? अट्रैक्शन फोर्स के कारण था, लगाव फोर्स के कारण था, है ना। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रॉन के प्रोटॉन के चारों बगल क्यों घूम रहा है? न्यूक्लियस के चारों बगल क्यों घूम रहा है? अट्रैक्शन के कारण घूम रहा है। ठीक है, और ये अट्रैक्शन फोर्स जो है इसको निकलने नहीं दे रहा है इस सरफेस से। सरफेस से नहीं तो सरफेस क्षेत्र आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन सारा निकल जाएगा, सरफेस खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो वो क्यों नहीं निकलने दे रहा है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा है। लेकिन जैसे ही हम लाइट या प्रकाश डालते हैं जब हम, तो इलेक्ट्रॉन में जो है एनर्जी आ जाता है, मतलब ऊर्जा आ जाता है, और उस ऊर्जा के कारण वो जो है वो सरफेस से निकल जाता है। इसी निकलने के इफेक्ट को, प्रकाश डालने से, धातु पे प्रकाश डालने से जो इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस से निकल जाता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है इसको नाम दे देते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण है। तो और आइंस्टाइन को 1921 में इसी चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला है। एक और बात कि फोटोन को अगर, अच्छा लाइट जो है वो वेव है या पार्टिकल है? दोनों है ना। हम लोग प्रकाश वाला जो वो पढ़े थे, तरंग है या अणु के तरह है लाइट? हिंदी में तरंग यानी कि वेव है या अणु यानी कि पार्टिकल है? क्या है लाइट? दोनों है, सिर्फ वेव नहीं है। ये हम बताए थे प्रकाश चैप्टर में, भूल गए 2-4 लोग जो खाली वेव वेव बोल रहे थे। हाँ, तो दोनों है। तो अगर लाइट सिर्फ हम वेव की तरह अगर देखें, यानी कि तरंग की तरह देखें, तो तरंग से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेगा? तो लाइट को जब हम अणु की तरह देखते हैं, यानी कि लाइट का जब अणु वाला प्रॉपर्टी देखते हैं, उस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से निकलता है। प्रकाश पड़ने पे, किसी धातु पे प्रकाश पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, हम ये बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई अगर हम लाइट को वेव की तरह देखें, यानी कि तरंग की तरह देखें, तो तरंग की तरह जब लाइट अगर चल रहा है, बिहेव कर रहा है, अगर तरंग प्रॉपर्टीज है, तो तरंग के पास इतना ऊर्जा नहीं होता है कि वो किसी पार्टिकल को निकाल दे। जैसे यहां तो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सरफेस से, तो इसलिए यहां पे हमको लाइट का कौन सा नेचर, दोनों नेचर होता है। कभी वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और कभी वो अणु की तरह भी बिहेव करता है, मतलब पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, तरंग की तरह भी बिहेव करता है। तो लाइट का जो उसका पार्टिकल नेचर है, यानी कि अणु वाला नेचर है, उस नेचर के कारण ही ये इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रभाव, सॉरी हिंदी में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव, साथ में प्रकाश विद्युत प्रभाव भी लिख सकते हो, हिंदी वाले प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, दोनों नाम है हिंदी में, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी हिंदी में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसी घटना है, इधर लिख देना, यह एक ऐसी घटना है
यह एक ऐसी घटना है जिसमें किसी धातु पर प्रकाश जिसमें किसी धातु पर प्रकाश पड़ने पर उसकी सतह से पड़ने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। बात समझ में आया? ये एक ऐसा प्रभाव है जिसमें कि किसी धातु पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो उसकी सतह से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ठीक है, उत्सर्जित मतलब इजेक्टेड इंग्लिश में, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इन्हीं को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण हो रहा है। फुल स्टॉप। ये जो निकल रहा है ये प्रकाश के किसी चीज पे तो डिपेंड करेगा कि कितना निकल रहा है। प्रकाश में भी तो अलग अलग होता है, हर प्रकाश अलग अलग टाइप का होता है। जैसे हम लोग ये पढ़े थे विबग्योर, अलग अलग टाइप का। मेरे कहने का मतलब है इसमें ये बताओ कि अगर ऐसे हम डायरेक्शन बता रहे हैं, मतलब यहां सबसे कम है और यहां सबसे ज्यादा है, तो ये क्या चीज का डायरेक्शन है? वेवलेंथ यानी तरंग का डायरेक्शन है या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का डायरेक्शन है? वेवलेंथ या तरंग का डायरेक्शन है। तो वेवलेंथ ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ये हम लोग प्रकाश चैप्टर में किए थे। ठीक है ना? तो बी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। तो सबसे कम होता है वेवलेंथ यानी कि तरंग वायलेट का, फिर इंडिगो का, ऐसे करते करते सबसे ज्यादा होता है रेड का। और इसका ठीक उल्टा होता है क्या? तुम्हारा फ्रीक्वेंसी यानी कि तुम्हारा आवृत्ति, है ना? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति उल्टा होता है, मतलब कि रेड का जो है वो सबसे कम होगा और वायलेट का जो है वो सबसे ज्यादा होगा। अब ये जो बात हम बोल रहे थे कि ये जो प्रकाश पड़ रहा है, अलग अलग तरह का प्रकाश हो सकता है भाई। किसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, किसी का फ्रीक्वेंसी कम हो, किसी का वेवलेंथ ज्यादा हो। तो हर केस में जरूरी नहीं है ना कि उतना ही फोटोन निकले। अगर एक ही धातु लिए, एक धातु मेरे पास कॉमन है, अलग अलग लाइट डाल रहे हैं, मान लो वायलेट रंग का लाइट, बैगनी रंग का लाइट अलग डाल रहे हैं हम रेड रंग, लाल रंग का लाइट अलग डाल रहे हैं, तो हर केसेस में एक जैसा इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा। ये तो लॉजिक से हमको समझ में आ रहा है। तो किसमें ज्यादा निकलेगा, किसमें कम निकलेगा, ये निर्भर करता है कि उसकी आवृत्ति कितना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा उसमें ऊर्जा होगा उस लाइट में, और उतना जितना ज्यादा ऊर्जा होगा उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्योंकि लाइट एक ऊर्जा की तरह यहां आ रहा है और इसका ऊर्जा बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन का। इसका इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बढ़ने से क्या हो रहा है? ये इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो ये धातु का जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको ये ओवरकम करके इसके सतह से निकल जा रहा है। तो जितना ज्यादा ऊर्जा होगा उतना ज्यादा ये निकल सकता है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो प्रकाश आ रहा है उसमें कितना ऊर्जा है, और प्रकाश में जो ऊर्जा आ रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके आवृत्ति पे। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पे। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा आवृत्ति होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जितना कम होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब इस एग्जांपल के हिसाब से वायलेट सबसे ज्यादा निकालेगा कि रेड निकालेगा? वायलेट सबसे ज्यादा निकालेगा और सबसे कम रेड निकालेगा, क्योंकि रेड लाइट में या लाल रंग के प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होता है। ठीक है, इसको फॉर्मूला से भी हम लोग आगे देखेंगे। फुल स्टॉप के बाद लिखो, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन
फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ये जो इजेक्शन हो रहा है यानी कि उत्सर्जन हो रहा है, एक तो वो, और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है किस वेग से उत्सर्जित हो रहा है, यानी कि उसमें टोटल गतिज ऊर्जा कितना है। वेग के हिसाब से ही गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ, यहां से बताओ, तुम बताओ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। नहीं याद है? तुम बताओ बीच से। हाँ हाँ बताओ, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं थी उस समय? तुम्हारे बगल में जो है, बगल में बताओ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? तो तुम नहीं थी, हम समझ गए तुम लोग को पता है। ये बहुत बार बता चुके हैं, मतलब ये कम से कम 5-6 बार आ चुका है। कल परसों भी आया था, तुम उस समय के क्लास में नहीं थी, परसों भी ये बात आया था। मतलब हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv²। कल परसों क्या, कल ही तो आया था ये बात, जब हम वो पढ़ा रहे थे बर्नौलीज थ्योरम, तो उसमें हम तो तीनों ऊर्जा बताए थे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और उसका दबाव, तीनों ऊर्जा का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यही ना बताया था बर्नौलीज थ्योरम में? तो उसमें तो गतिज ऊर्जा हम लिखाए तो थे कि एक्चुअली हाफ mv² गतिज ऊर्जा होता है, लेकिन हम उसको v से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको यहां पे रो लिख रहे हैं। ये बात हम बताए थे के क्लास में। घर जाके नोट्स रिवाइज किया करो एटलीस्ट, ठीक है? कोई नहीं। तो गतिज ऊर्जा जो होता है वो वेग पे डिपेंड करता है, और जितना ज्यादा आवृत्ति होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट हुए हैं, उनका जो गतिज ऊर्जा है वो भी किस चीज पे डिपेंड करेगा? आप गिराए गए प्रकाश के आवृत्ति पर, ठीक है? तो हम लोग लिख रहे थे कि जहां तक लिख सकते हैं, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनिक की गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश, बीच बीच में आवाज कट रहा है क्या? आवाज कंटिन्यूअस आ रहा है या बीच बीच में कट जा रहा है? ऐसा फील हो रहा है हमको। आ रहा है कंटिन्यूअस ना? ठीक है। सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। गतिज ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति को अंडरलाइन कर देना ताकि दिखे वो, ठीक है? जैसे कब अभी हम बता रहे हैं, जैसे हम बोले नहीं थे पहले तुम लोग को, जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात हो कि बता भाई लग रहा है कि इससे, अब तुम्हारा बीपीएससी का क्वेश्चन भी क्या बनेगा? यही बनेगा ना क्वेश्चन। ये तो तुमसे नहीं पूछेगा ना कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन बता दो। वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो गतिज ऊर्जा होता है इलेक्ट्रॉन का, वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये ऐसा तो पूछे हुए ना कि क्या बदलता है। जैसे प्रकाश में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे हुए कि एक तरफ से जब प्रकाश दूसरे तरफ जाता है तो उसका क्या नहीं बदलता है। रिफ्रैक्शन में पूछा है ना कि जब प्रकाश एक साइड से दूसरा जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। हम बताए थे ये पॉइंट, और ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 बार डिफरेंट पीएससी पूछे हुए। तो वैसे ही यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि भाई क्या किन चीजों पे निर्भर करता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का किस चीज पे डिपेंड करता है, या सिंपल जो उत्सर्जन होता है यानी कि जो इजेक्शन होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है? इसी को हम लोग फोटो उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक, हेडिंग डालना, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की दिशा में, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की दिशा में आइंस्टाइन का योगदान। आइंस्टाइन का योगदान, यही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई आइंस्टाइन से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेगा। ये पूछे हुए भी है, ये पूछा था क्या क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली
कि बीपीएससी पूछा था या दूसरा स्टेट पीएससी हमको याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछा था कि आइंस्टाइन को किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला है। बहुत लोग क्वांटम थ्योरी मार्क करके आ जाते हैं उसमें, ठीक है, या E इक्वल टू MC स्क्वायर। सबको लगता है E इक्वल टू MC स्क्वायर को, सबसे फेमस उनका फॉर्मूला बचपन से हम लोग मजाक मजाक में भी बोलते हैं, चलो आइंस्टाइन ही बन गया E इक्वल टू MC स्क्वायर। तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, नोबेल प्राइज उनको मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए स्टेट पीएससी, ठीक है। तो इसमें लिखो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव एक महत्वपूर्ण, का को काट दो, बहुत दुखी होने का जरूरत नहीं है, लोग पिच पिच कर रहा है, का बोल के हम लोग हटा दिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें प्रकाश और इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम बनाती है, स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम बनाती है। आइंस्टाइन ने निष्कर्ष निकाला कि यह प्रभाव निष्कर्ष निकाला कि यह प्रभाव ऊर्जा को अलग अलग मात्रा वाले पैकेटों में ले जाने के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, फुल स्टॉप। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो हम बात बताए हैं कि ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइफ यानी कि अणु जो नेचर है, तो ये आइंस्टाइन बोले हैं कि ये जो है पैकेट्स ऑफ क्वांटम पैकेट्स के कारण, ये जो लाइट होता है ना क्वांटम पैकेट्स के कारण बना होता है, जिसको फोटोन बोलते हैं। ठीक है, ये फोटोन जो है यही रीजन है तुम्हारा इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो आइंस्टाइन को इसी चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाए और इसका लाइट को क्वांटम, इसमें क्वांटम पैकेट के बहुत सारे पैकेट से बना हुआ चीज बताए और लाइट का पार्टिकल नेचर को समझते हुए
मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर के कारण, समझते हुए, मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर के कारण ये तुम्हारा इफेक्ट हो रहा है। जैसे लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो तरंग भी नेचर है उसका और पार्टिकल यानी कि अणु नेचर भी है, ठीक है, वेव एंड पार्टिकल बोथ है। तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है यानी कि अणु नेचर है, उसी में अंदर घुस के वो बताए कि वो जो अणु नेचर है वो एक्चुअली बहुत लाइट जो होता है, जो प्रकाश होता है, वो बहुत सारे फोटोन से बना होता है। फोटोन क्या होता है? ये छोटे छोटे क्वांटम पैकेट्स होते हैं। यही छोटे छोटे क्वांटम पैकेट्स के कारण ही तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इसी बात को डिटेल में वो समझाए जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज 1921 में मिला। अब क्वांटम पैकेट्स क्या होता है, उसके अंदर का घुसने का बाद जरूरी बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर नहीं घुसने का जरूरत है कि क्वांटम पैकेट्स क्या होता है। ये समझ जाओ कि लाइट क्वांटम पैकेट से बना होता है, छोटे छोटे, जिसके कारण ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसी नेचर के कारण लाइट के। ठीक है, आइंस्टाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। अब क्योंकि पैकेट के हिसाब से होता है तो हर पैकेट का क्या होगा, उसका ऊर्जा होगा, वही ऊर्जा इसमें डाल रहे हैं ना। तो आइंस्टाइन के अनुसार, देखो आइंस्टाइन के अनुसार प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ई होती है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ई होती है, और ई इक्वल टू क्या हो जाता है, फिर नीचे लिखना है ई इक्वल टू एच म्यू, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है। एच हो गया तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो इसको हम लोग hc बाई लैम्डा भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है। ठीक है, E इज इक्वल टू एच म्यू, जहां की h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि प्लैंक स्थिरांक। ठीक है, हिंदी में प्लैंक स्थिरांक, और म्यू हो गया फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो एच म्यू हो गया, तो इक्वल टू फिर लिखो एच सी बाई लैम्डा, और सी तुम्हारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। सी तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट हो गया, एच तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट यानी कि प्लैंक स्थिरांक हो गया, और लैम्डा हो गया तुम्हारा तरंग दैर्ध्य। लैम्डा हो गया तुम्हारा तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। सबके बारे में लिख लेना। और h का वैल्यू कोई बताएगा? 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। h का वैल्यू लिख लो, क्योंकि ये स्थिरांक है यानी कि कांस्टेंट है, तो इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, और वो वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये चीज हम लोग, ये फॉर्मूला कहीं भी और भी पढ़े थे। कौन से चैप्टर में पढ़े थे? ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़े हुए। ये वाला एक्चुअली हम ये वाला पढ़े थे, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। है तो एक ही चीज, लेकिन हम एच सी बाई लैम्डा बताए थे, लाइट वाले में ही पढ़ाए थे, जहां पे हम एक साथ, वन ऑफ द अर्लीस्ट मेरा स्टार्टिंग का ही क्लास था, दूसरा तीसरा क्लास ही था आई थिंक, जिसमें हम ये वाला डायग्राम बनाए थे, और इसी में सारा चीज हम बताए थे कि यहाँ पे एनर्जी भी हो गया इसी में। ठीक है, 4-5 चीज एक ही इसी में बता दिए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा, म्यू, सब कुछ इसी में
बनाए थे, अगर जो स्टार्ट के क्लास में होगा उसमें एक डायग्राम हम बनवाए थे और हम बोले थे ये डायग्राम को रट लोगे तो एक साथ सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और रटने का भी जरूरत नहीं था, हम बोले थे कि वेवलेंथ एक पता होना चाहिए और उससे सारा कुछ निकल जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि जस्ट उल्टा उसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, वैसे ही करके सारा चीज फॉर्मूला से हम निकाले थे, 5-6 पैरामीटर्स बताए थे स्टार्ट के क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से क्वेश्चन यही बनेगा तुम्हारा कि या तो पूछेगा कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस में मिला है, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज क्यों मिला, ठीक है, पैकेट्स क्वांटम पैकेट्स के बनाए, लाइट का क्या क्या नेचर होता है तो बता ही दिया, तरंग और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, ठीक है, अणु नेचर। उसके अलावा कब मिला, 1921 में, इसी टाइप का स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालो कंप्यूटर, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मींस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर को सबको पता है, कंप्यूटर क्या होता है, आंकड़ों को प्रोसेस करने का एक यंत्र होता है, यानी कि जो गणना करता है, एक यूनिट होता है जो गणना करता है, यानी कि आंकड़ों को प्रोसेस करता है। तो इस क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हाँ इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई पहली बार कंप्यूटर कौन बनाया था, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, तो लिख लो, सबसे पहले हेडिंग डालो कंप्यूटर। सामान्यतः कंप्यूटर को, एक लाइन लिख लो खाली, सामान्यतः कंप्यूटर को आंकड़ों को प्रोसेस करने का, आंकड़ों को प्रोसेस करने का यंत्र कहा जाता है। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाई गई थी। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाई गई थी, और इसी को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। घुमा के अगर ये फादर ऑफ कंप्यूटर पूछ लिया, मतलब कंप्यूटर का पिता कौन है, तो ये मत, मतलब कंफ्यूज मत होना इसी को, अगर कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट में लिख देना फादर ऑफ कंप्यूटर, इसी के नाम के आगे। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा डेटा। डेटा मतलब क्या हुआ कि कुछ भी चीजों, कोई भी जो इंफॉर्मेशन जो तुम ले रहे हो, कोई भी कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जैसे हम एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग वोट किसको किसको दे रहे हो, तुम वोट किसको दे रहे हो, तुम वोट किसको दे रहे हो, ऐसे कर करके हम कुछ कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन तुमसे, तो ये डेटा हो गया। ठीक है, या डाटा जिसको बोलते हैं। और इस डेटा को जब एक हम मीनिंगफुल सीक्वेंस में डालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन, उससे हम निकालेंगे। अगर पहले देखो बिहार में कौन किसको किसको वोट दे रहा है हम सब पूछ लिए सबसे जाके, ठीक है, तो उस वो क्या हुआ, एक डेटा मेरे पास यह आ गया कि भाई कौन किसको वोट दे रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अब इसको हम अरेंज करेंगे और तब देखेंगे कि भाई ये पार्टी है, मान लो बीजेपी, जो भी है, एक्स वाई जी, नाम नहीं लिखते हैं, एक्स वाई जी, ठीक है, जो भी जो पार्टी है और कौन किसको वोट दिया, ठीक है, ये इतने लोग इसको वोट दे रहे हैं, इतने लोग इसको वोट दे रहे हैं, इतने लोग, इसीलिए ये पार्टी जीत रहा है या इसीलिए ये पार्टी जीत रहा है। ठीक है, तो जब हम इससे निष्कर्ष निकाल लें कुछ, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा सूचना या इंफॉर्मेशन हो जाएगा। डेटा चीज हो गया तुम्हारा रॉ हो गया, जिसपे हम लोग असिद्ध है, मतलब उसको प्रोसेस नहीं किए हैं, और जब उसको प्रोसेस कर लेंगे यानी कि सिद्ध कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। तो पहले लिखो डेटा। इससे क्वेश्चन ये पूछेगा
जैसे डेटा और इंफॉर्मेशन में पूछता है, ये चीज पूछ सकता है कि भाई असिद्ध कौन होता है और सिद्ध कौन होता है, इस टाइप से मैच द फॉलोइंग में डाल देगा। मैच द फॉलोइंग में दो और रहेगा, एक जगह डेटा दे देगा, एक जगह तुम्हारा ये दे देगा, क्या कहते हैं, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन दे देगा, और बाकी दो कुछ ऑप्शन होगा, और इधर लिखा रहेगा कि प्रोसेस्ड, इधर लिखा रहेगा अनप्रोसेस्ड, इस टाइप से करके रखा है, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस्ड वाला जो है वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा और अनप्रोसेस्ड जो है वो डेटा हो जाएगा। मतलब रॉ चीजें जैसे कलेक्ट की हम, वो रॉ चीज हो गया डेटा, और उससे कुछ मतलब निकाले तो वो क्या हो गया तुम्हारा सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। तो डाटा में लिखो, डाटा या डेटा, असिद्ध तथ्य, असिद्ध तथ्य, असिद्ध तथ्य, कॉमा अंक, लिखवा दे रहे हम, इंग्लिश में भी लिखवा दे रहे हम, कॉमा अंक और सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने पर अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहते हो, डेटा इज मेजर्ड, कलेक्टेड, रिपोर्टेड एंड एनालाइज्ड whereupon it can be visualized, using graphs, images or other tools। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस करने के पहले यानी कि उस पर प्रक्रिया करने के पहले जो इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो गया, मेरा डेटा हो गया, डेटा या डाटा। और जो जब उस पर हम प्रक्रिया कर लिए तो वो क्या बन गया, सूचना बन गया। यही लिखा है ना कि जिस पर प्रक्रिया करने से वो, लास्ट लाइन लिखा है ना, जिस पर प्रक्रिया करने से वो अर्थपूर्ण सूचना बन जाता है। प्रक्रिया के पहले का चीज तुम्हारा डाटा हो गया और प्रक्रिया के बाद का चीज तुम्हारा इंफॉर्मेशन हो गया। एग्जांपल से समझ गए ना कि हम तुमसे पूछ रहे हैं बहुत लोग से कि किसको वोट दे रहे हो, किसको वोट दे रहे हो, ये मेरा हो गया डेटा कलेक्शन, और इससे हम एक मतलब निकालेंगे, अच्छा ये पार्टी जीत रहा है या इस पार्टी को ज्यादा वोट मिल रहा है, तो ये मेरा क्या बन गया, सूचना बन गया। तो नेक्स्ट लिखो, सूचना, जिस डाटा पर हिंदी में उसको डाटा लिखते हैं ऐसे, लेकिन एक्चुअली इसको प्रोनाउंस डेटा किया जाता है, आई थिंक। इस डाटा पर प्रक्रिया हो चुकी है, वह सूचना कहलाती है। ठीक है, वह सूचना कहलाती है। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, अर्थपूर्ण तथ्य, मीनिंगफुल थिंग, अंक या सांख्यिकी ना होती है। सांख्यिकी आई थिंक स्टैटिस्टिक्स हो गया ना, हाँ। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कुछ भी चीज, मान लो इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो हम लोग सबसे बेसिक इंग्लिश का क्या चीज होता है, कोई भी चीज, इंग्लिश का कोई भी वर्ड है वो क्या चीज से बना है,
अल्फाबेट से बना है, कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द है जो, वो किससे बना है? अल्फाबेट से, जो ए बी सी डी, बेसिक सबसे बेसिक होता है। वैसे ही कंप्यूटर का भी कुछ बेसिक होता होगा जिन चीजों से बना है, तो उस बेसिक चीज जिससे कंप्यूटर बना है उसको क्या बोलते हैं? उसका जो लैंग्वेज बना है उसको क्या बोलेंगे? बिट। तो हेडिंग डालो बिट। यह कंप्यूटर की स्मृति की, यह कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और ये सिर्फ जो है ना सबसे छोटी इकाई है, और ये सिर्फ 0 एंड 1 में। वो कहते हैं ना कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 और 1 में बात करता है, मतलब जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो समझ होता है वो सिर्फ 0 और 1 में होता है, उससे ज्यादा बनते जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, फिर बाइट आएगा, मेगाबाइट, टेराबाइट। मेगाबाइट पता है ना, हम लोग जो भेजते हैं फाइल उसमें लिखा रहता है एमबी, केबी, एमबी। फोटो जब भेजते हैं तो केबी रहता है जनरली, और जब वीडियो भेजते हैं तो वो एमबी लिखा रहता है। ठीक है, और जो तुम खरीदते हो टेराबाइट, जब चीजों गीगाबाइट, ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो ये सब, उन सब का बेस जो है, सबसे छोटा यूनिट जो है उन सब का, वो क्या है? बिट है। ठीक है, बिट जो है वो बेसिकली 0 और 1 से बना हुआ है। मतलब 0 मतलब ना, 1 मीन्स यस। ठीक है, आई थिंक वो चीज तुम लोग को नहीं होगा, तुम लोग के सिलेबस में एंड गेट और ये सब है, पढ़े हो 12 पे, एंड गेट और गेट ये सब पढ़े होगे। तो उसमें भी 0 और 1 का प्रिंसिपल रहता था कि शून्य। आवाज है क्या कि आ तो गया ऑन करने पैसे, लेकिन बीच बीच में कट जा रहा है वो आवाज। 1 मिनट, बैटरी चेंज कर देते हैं। हाँ, तो जब तक हम लोग बता रहे थे कि 0 या 1 में होता है बिट जो होता है, और इसी को हम लोग बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी कोड जो बोलते हैं यही होता है। बाइनरी अंक जो होता है वो 0 और 1 में होता है। आ रहा है ना? हाँ, उसी समय से हमको इसीलिए लग रहा था, बीच बीच में आवाज जा रहा था, वो बैटरी डाउन है बोलने वक्त फील हो रहा था उधर से कि बीच बीच में आधा एक वर्ड नहीं, आधा वर्ड बीच में डाउन हो जा रहा था। हाँ, तो 0 और 1 होता है जिसको हम लोग बाइनरी में लिखते हैं। तो इसमें लिखो, यह कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। बिट में लिखना, ये लिखवा चुके हैं क्या? यह कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई लिखवा चुके हैं। तो इसके आगे लिखो, यह स्मृति में एक बाइनरी अंक, यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित, 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है, करती है। किया जाना प्रदर्शित करती है। कहां से पूरा? यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करती है। ठीक है, फुल स्टॉप।
को संचित किया, ये लिख लियो ना, अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करती है। इसके आगे लिखो यह बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा, यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, बाइट। ठीक है, 8 बिट्स मिलके जो होता है ये 1 बाइट बनाता है। यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। मतलब कि एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, बिट में नहीं बात करते, हम लोग बाइट में बात करते हैं। एक यूनिट जब बोलते हैं तो एक बाइट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मानक इकाई, मानक मीन्स यूनिट, जो एक मानक इकाई जब हम बात करेंगे तो एक यूनिट जब हम बोलेंगे तो 1 बाइट बोलेंगे, जो एक्चुअली 8 बिट से बना हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति के कीबोर्ड में, कंप्यूटर की स्मृति में, कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर कॉमा अंक अथवा विशेष चिन्ह, अंक अथवा विशेष चिन्ह ASCII, यहां पे देख लो ऐसे ही लिखना है, ASCII कोड में संचित होता है। मतलब कंप्यूटर पे जब भी हम, जैसे मान लो ये कंप्यूटर पे, इस पे हम कोई भी बटन दबा रहे हैं, कोई भी एक बटन दबा रहे हैं या कोई भी चिन्ह दबा रहे हैं हम, तो एक ASCII जो होता है चिन्हित होता है। ठीक है, एक ASCII चिन्हित होना मतलब कि एक बिट होना। ठीक है, तो इसमें लिखो एक नहीं, सॉरी 8 बिट होना उसको बोलते हैं। प्रत्येक ASCII कोड, एक बाइट हम बोलना चाहते हैं, प्रत्येक ASCII कोड 8 बिट से, मतलब 8 ऐसे लिखते ना, 8 बिट का होता है। फुल स्टॉप। इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए, इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती है। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती है। मतलब जब भी कोई बटन दबा रहे हैं, कोई भी बटन, चाहे अक्षर हो चाहे कोई स्पेशल चिन्ह हो, ठीक है, कोई भी हम बटन दबा रहे हैं तो ASCII कोड में ये चिन्हित हो रहा है। ASCII कोड में चिन्हित हो रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि वो 8 बिट यानी कि वो 1 बाइट में चिन्हित हो रहा है, क्योंकि हम बताए हैं अभी कि 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। तो इसीलिए मतलब ASCII कोड, कोई भी अक्षर दबा रहे हैं तो वो ASCII कोड में संचित हो रहा है, जो कि 1 बाइट यानी कि 8 बिट बराबर है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है?
ठीक है, इससे क्वेश्चन ये बनेगा, क्वेश्चन जैसे बनेगा, क्वेश्चन हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलाते रहो कि क्वेश्चन क्या बनेगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि भाई आप कीबोर्ड में या कोई भी आप पर्सनल कंप्यूटर में आप कोई वर्ड डाल रहे हैं तो कितना बीट का यूज कर रहे हैं आप, या कितना बाइट का यूज कर रहे हैं, या किसमें वो स्मृति में चिन्हित हो रहा है, कौन से कोड में हो रहा है, ASCII में हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को हमको बैक ऑफ द माइंड रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, भारत में कंप्यूटर का विकास। भारत में कंप्यूटर का विकास। ठीक है, पहला सबसे पहले जो हम लोग खरीदे थे वो था तुम्हारा HEC-2M। पहला लिखो नंबर 1, HEC-2M। ये पहला कंप्यूटर लिखो, पहला कंप्यूटर वर्ष 1956 वर्ष 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। विश्व में पहले सबसे पहले 1940 में ही आ गया था, लेकिन हम लोग जो है पहली बार 1956 में खरीदे थे 10 लाख में। ठीक है, तो 10 लाख तो हमको लग रहा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 1956 है। ऐसा ऐसा ना, मतलब अच्छा क्वेश्चन तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा अनसन टाइप का क्वेश्चन भी बीपीएससी को बहुत पसंद है। तो भाई जो बीपीएससी को पसंद है वो तो करना पड़ेगा। अजीब अजीब पूछता है कभी कभी, मतलब ऑप्शन देख के ऐसा लगता है कि वो 31, 32, 33, 34 ऐसा पूछने लगता है अंदर का घुस के कि अच्छा ईयर पता है तो अब डेट बताओ। ठीक है, मतलब झारखंड सेपरेट हुआ 2000 में, से नहीं काम चलेगा, 15 नवंबर 2000 ये पता होना चाहिए, यही है ना डेट। इस टाइप से करता है, तो इसीलिए कई बार डेट बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन स्टेट पीएससी में खासकर बीपीएससी इस टाइप का पूछता है कि कोई जबरदस्ती का अंदर का घुसा हुआ ईयर पूछ ले, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आज के टाइम में कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूछ लेता है कभी कभी। तो ठीक है, और ये था कहां स्थित, ये लिख लो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया था। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, सांख्यिकीय, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता। ये तो हम लोग क्या किए थे, खरीदे थे कि बनाए थे। ठीक है, पहला जो बनाए थे उसका नाम है टिफ्रैक, TIFRAC। ठीक है, मेक इन इंडिया बहुत चल रहा है आजकल, क्या आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर हम लोग कंप्यूटर में 1962 में हुए थे। नाइनटीन 1962 में यह भारत का, इसमें लिख लो टिफ्रैक लिख लीजिए ना, यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित, यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर था। जिसका विकास 1962 में किया गया था। जिसका विकास सीधा 1962 लिख दो ना, समझ में आ जाएगा ना, इतना पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख लो। जिसको लग रहा है कि हम भूल जाएंगे बाद में तो वो लिख लेना कि विकास 1962 में किया गया था। जिसको लग रहा है याद रहेगा तो 1962 डैश दे के लिख लेना, याद रहेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर, टिफ्रैक।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हम लोग का परम। उन्नीस 1980 में हम लोग, ये लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग इंडिया से मांगे थे कि भाई सुपर कंप्यूटर दो हम लोग को। सुपर कंप्यूटर जब बन गया वहां पे, तो हम लोग मांगे थे कि बाद में कि हमको दो सुपर कंप्यूटर, तो वो लोग नहीं दिए, तो हम लोग परम सीरीज शुरू किए, अपने यहां बनाना शुरू करे, जो कि तुम्हारा सुपर कंप्यूटर में है। ठीक है, तो इसमें लिख लो परम, हेडिंग डालो। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में प्रगत, ये कॉलन के अंदर लिखना, प्रगत संगठन विकास केंद्र, प्रगत संगठन विकास केंद्र, कॉलन के अंदर लिखना, मतलब कि ब्रैकेट में इसमें लिखो सी डैक, सी डैश डैक, सी डैक। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, मतलब हम लोग सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, हम स्थापित किए हम लोग 1988 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी, इस टाइप का पूछता है, कब क्या स्थापित हुआ, इस टाइप का जनरली क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, ये बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। इसको मैच द फॉलोइंग में पूछता है। अगर देखे होगे, अगर प्रीवियस ईयर देखे होगे, तो मैच द फॉलोइंग में इस टाइप का पूछ देता है कि बहुत सारा नाम दे देता है, कोई न्यूक्लियर संस्था का कुछ कुछ नाम दे देगा, कोई भी बहुत सारा, मतलब कोई बैंक का दे देगा, आईसीआईसीआई बैंक, इस टाइप से दे देता है, और सबको मैच करने बोलता है कि किससे मैच करे। तो सीडैक जो है तुम्हारा कब स्थापित हुआ? 1988 में, 1988 में। ठीक है, तो इसमें लिख दो 1980, यहां तक लिख लियो ना, फुल फॉर्म लिख लियो कि स्थापना की गई, की स्थापना की गई। 1988 में परम सीरीज नहीं शुरू हुआ है, पूरी 1988 में हम लोग सीडैक को स्थापित किए हैं, जो कि कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाने का जिम्मेवारी इन्हीं को था। ये पुणे में है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना? सीडैक जो है सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग जो है, इसी को हम लोग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको हम लोग 1988 में स्थापित किए। क्यों स्थापित किए? ताकि सुपर कंप्यूटर पे आत्मनिर्भरता आ सके हम लोग। क्या आत्मनिर्भर भारत जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, मोदी जी जो अभी बोल रहे हैं, वो बहुत पहले से चला आ रहा है, बस उसको फेमस अभी किया गया है आत्मनिर्भर भारत करके, लेकिन चल ये बहुत पहले से रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो परम पुणे स्थित सीडैक द्वारा डिजाइन एवं निर्मित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है, एवं निर्मित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। मतलब ये क्या है? सीरीज या श्रृंखला है सुपर कंप्यूटर का, जिसको कौन बनाया है? तुम्हारा सीडैक बनाया है। ठीक है, इसमें सबसे पहला है तुम्हारा परम 8000। इस सीरीज का
मतलब इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर सेल्फ निर्मित 1991 में। अच्छा, ये परम 8000 सबसे पहले बना है, ठीक है, सबसे पहला इसमें से परम 8000। उसके अलावा अन्य इसमें और जो बना है, नेक्स्ट बना है परम 10000, परम पदम, अनसुपर कंप्यूटर। परम एक सीरीज है, श्रृंखला है, कोई भी सीरीज होता है समझते हो ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, मतलब बनते जा रहा है बनते जा रहा है। तो सबसे पहला जो बना था वो परम 8000 बना था, 1991 में था ना, ये हमको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, 1991, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा बनता क्या है, लिखते जाओ, और कौन कौन सा है इसमें परम में, परम पदम, परम 10000, फिर परम पदम, परम युवा, परम युवा 2, परम बायोक्रोम, परम बायो ब्लेज, परम ईशान। बार बार परम मत लिखो ना, परम को कॉमा कॉमा करते रहो, परम तो सब में है, परम बार बार मत लिखो। पहला क्या लिखो, परम 8000, फिर परम 10000, फिर परम पदम, फिर परम युवा, फिर परम युवा 2, फिर परम बायोक्रोम, फिर परम बायो ब्लेज, फिर परम ईशान, परम शावक, परम संगणक, अड़ा है, अड़ा संगणक, एक्सेट्रा। उसके अलावा ये सब तो सीडैक पुणे बनाया है, उसके अलावा 2-3 और लिख लो। परम शिवाय, ये आईआईटी बीएचयू में है, परम शिवाय ये आईआईटी बीएचयू में। इस टाइप का क्वेश्चन हम देखे हैं, ये चीज कि कहाँ पे है, किसी हम स्टेट पीएससी में नहीं, लेकिन हम किसी में देखे हैं कि ये वाला जो है किस में है, ये परम सीरीज जो है कौन से इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया है। करंट का क्वेश्चन था, रिसेंटली स्थापित हुआ था, लेकिन ये हम किसी एग्जाम में एसआई वाले या किसी के हम प्रीवियस ईयर में हम देखे हैं ये चीज, ठीक है। तो इसलिए लिख लो इसको। परम शिवाय जो है तुम्हारा आईआईटी बीएचयू में है, परम शक्ति जो है वो आईआईटी खड़गपुर में है, ठीक है। परम ब्रह्मा जो है वो IISER पुणे, IISER पुणे। परम शिवाय आईआईटी बीएचयू है, परम शक्ति तुम्हारा आईआईटी खड़गपुर है, और परम ब्रह्मा जो है तुम्हारा वो IISER पुणे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI ये बहुत दिन तक टॉप पे था, लेकिन अभी इंडिया का सबसे टॉप जो है तुम्हारा, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो है तुम्हारा ये लिख लो, इंडिया का फास्टेस्ट AIR AWAT, AIR AWAT। -PSAI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना हुआ है, ये इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर है। ठीक है, ये इसको भी बनाया तुम्हारा अपना सीडैक पुणे। ठीक है, भारत का सबसे तेज या फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर AIR AWAT -PSAI,
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, यही पूछेगा कि भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है। बहुत दिन तक इसके पहले था तुम्हारा परम सिद्धि एआई था, लेकिन अब चेंज होके ये हो गया। ये चेंज होते रहता है। 2023 में आई थिंक ये बना है, जून 2023, जून हम श्योर नहीं है, 2023 में ये आया है, ठीक है। उतना घुसने का डेट में इसमें जरूरत नहीं है। और वर्ल्ड का लिख लो, वर्ल्ड का फास्टेस्ट, दुनिया का फास्टेस्ट नंबर 1 पे है तुम्हारा, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है तुम्हारा फ्रंटियर, ये तुम्हारा यूएसए का है। इससे पहले फास्टेस्ट हुआ करता था फुगाकू, ये जापान का था। अभी टॉप पे है तुम्हारा फ्रंटियर, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है तुम्हारा फ्रंटियर, जो कि यूएसए का है। और सेकंड पे फुगाकू, बहुत दिन तक फुगाकू टॉप पे था, फिर फ्रंटियर यूएसए बनाया, अब फ्रंटियर आ गया है टॉप पे। एक जहां पे वो लिखे थे ना कौन से कॉलेज में कौन सा है, उसमें एक और लिख लो, परम प्रवेगा, IISc बैंगलोर, परम प्रवेगा, IISc बैंगलोर, प्रवेगा, PRAVEGA, हिंदी में प्रवेगा, प्रवेगा, ठीक है। IISc बैंगलोर, प्रवेगा से ही क्वेश्चन था, हमको जो याद पड़ रहा है, किसी इसमें था एग्जाम में आया था, वो परम प्रवेगा से ही पूछा था कि परम प्रवेगा कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो IISc बैंगलोर में हुआ है। इस टाइप का जो न्यूज में आता रहे ना, ये चेंज होता रहता है। अभी हम इंफॉर्मेशन दिए, 6 महीने बाद एग्जाम होगा, हो सकता है 6 महीने में चेंज हो जाए, तो ये मत बोलना कि सर गलत पढ़ा दिए थे और गलत, ये ध्यान रखना, ये चीज चेंज होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। कोई और कुछ नया बना दिया तो नया आ जाएगा, तो इस चीज को अपने आप को न्यूज़पेपर इसलिए बोलते हैं कि पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए बोला जाता है ना, पीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी न्यूज़पेपर में दिख जाए कि भाई ये नया चेंज हो गया, वर्ल्ड का फास्टेस्ट ये हो गया या इंडिया का फास्टेस्ट ये हो गया, तो उसको वहां पे ऐड कर देना। जैसे बहुत दिन तक परम सिद्धि एआई टॉप पे था, उसके बाद फिर ये बन गया एरावत, ठीक है। ये सबसे पहले काफी दिन तक परम सिद्धि था, फिर परम ये एरावत बन गया। तो इसी तरह के ऐसे चेंज हो, जैसे वहां पे वर्ल्ड में बहुत दिन तक फुगाकू था, फिर बाद में फ्रंटियर आ गया। तो हो सकता है अभी 6 महीना है, 5 महीना एग्जाम में, हो सकता है इस 5 महीने में कोई चेंज हो जाए। अगर हम यहाँ पे तुम लोग से इंटरेक्शन होता रहा तो हम बता देंगे तुम लोग को, नहीं हुआ तो तुम लोग अपना देखते रहना, ठीक है। न्यूज़पेपर पे ये सब चेंज होता रहता है, ये चीज पे खासकर मार्क करना, मतलब कि चेंज हुआ है कि नहीं। एग्जाम के पहले ये चीज एक बार नेट पे नहीं, अगर न्यूज़पेपर देख पा रहे हो तो नेट पे चेक कर लेना, ये गलत नहीं होना चाहिए। पहले ही हम तुम लोग को बता दे रहे हैं कि बाद में मतलब फिर हमको गाली दोगे कि सर गलत पढ़ा दिए, वो बदल जाता है ना। अब G20 वाला जो था बदल गया, श्रीनगर से दिल्ली हो गया, 1 हफ्ता पहले हुआ है, एक क्वेश्चन सेट होने के बाद हुआ था। पहले जो G20 का समिट जो मेन होने वाला था वो श्रीनगर में होने वाला था, ठीक है। बीपीएससी सेट कर दिया क्वेश्चन, बीपीएससी का पहला आंसर की में श्रीनगर ही ऑप्शन था, लेकिन बाद में बीपीएससी के एग्जाम के 1 हफ्ता पहले वो दिल्ली हो गया था चेंज, सिक्योरिटी रीजंस के कारण उसका लोकेशन दिल्ली हो गया। तो जो लेटेस्ट है, भले बीपीएससी का क्वेश्चन 1 महीने पहले बना है और आंसर वो श्रीनगर ही माना था, आंसर 2 बार में निकलता है। कभी देखे होगे अगर बीपीएससी का वेबसाइट पे जाओगे तो पहले एक आंसर निकालता है बीपीएससी, उसमें बोलता है कि आप क्लेम कीजिए, अगर आपको कोई आंसर गलत लग रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं, उसमें प्रोसेस होता है। क्लेम करने पे फिर आंसर चेंज करके फिर फाइनल आंसर की निकालता है। तो पहले आंसर की में वो भी अपना श्रीनगर बनाया था, क्योंकि 1 महीने पहले क्वेश्चन आंसर बना दिया था, वो श्रीनगर दिया, तो फिर लोग क्लेम किए दिल्ली, तो बाद में वो दिल्ली हो गया वो आंसर। तो जो लोग 1 हफ्ते पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़े थे उन लोग का गलत हो गया था। तो इसीलिए चेंज होता रहता है। ये नहीं सोचना है कि एग्जाम के 1 महीने पहले जो न्यूज हो गया। पहले हम लोग बोलते थे कि एग्जाम के 1 महीने पहले न्यूज़पेपर बंद कर दो, क्योंकि पेपर तो बन चुका है क्वेश्चन पेपर, अब न्यूज लेके क्या फायदा है ना। लॉजिक तो यही लग रहा है ना, पेपर तो बन चुका है, लेकिन भाई ये सब चीज में फंस जाता है। फिर अभी लेटेस्ट इस चीज का सबसे बड़ा वो एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है कि श्रीनगर वाला जो एग्जांपल है वो गलत हो गया,
क्योंकि फिर तो नया जो चेंज हो गया आपके एग्जाम डेट के दिन तक जो चेंज हो गया है वो आपका एप्लीकेबल होगा, मतलब उसके एक दिन पहले, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं उसके एक दिन पहले तक जो भी चेंजेस हुआ है वो आंसर में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस भरोसे मत लो कि क्वेश्चन पेपर तो बन गया, अब न्यूज़पेपर पढ़ के क्या फायदा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आकार एवं कार्य करने के आधार पर, आकार एवं कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो गया नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 2 हो गया तुम्हारा मिनी कंप्यूटर, ठीक है, नंबर 3 हो गया तुम्हारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नंबर 4 हो गया तुम्हारा सुपर कंप्यूटर अपना। क्या वो पहला हो गया माइक्रो, दूसरा हो गया मिनी, तीसरा हो गया मेन फ्रेम, हिंदी में म में एकार न, फ्रेम नहीं, जो लोग को हिंदी लिखना है वो, और लास्ट में चौथा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहला हो गया माइक्रो। माइक्रो नाम से पता चल रहा है, मतलब क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा। छोटा छोटा कंप्यूटर जो होता है, जैसे ये लैपटॉप वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसमें कि तुम्हारा चिप्स वगैरह लगा रहता है, जिसको हम लोग माइक्रो चिप्स बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, जो चिप्स छोटे छोटे लगे रहते हैं जिसपे ये काम करते हैं उसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। उन्हीं माइक्रो प्रोसेसर के कारण बनता है, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारा तुम्हारा मिनी कंप्यूटर का पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे दिमाग से लगता है कि मिनी वाला ये नहीं होगा, लेकिन ये मिनी में होगा। ये सब टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत हुआ पूछेगा, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन इस पे नहीं बर्बाद करेगा बीपीएससी, मैच द फॉलोइंग टाइप का कर सकता है कि डेस्कटॉप एक ऑप्शन कहीं पे दे दिया कि डेस्कटॉप कौन सा वाले में है, मेन वाले में जाएगा या माइक्रो में जाएगा या मिनी में जाएगा। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर तो नहीं है डेस्कटॉप, ये सबको पता चल रहा है। जो डेस्कटॉप घर पे यूज करते हैं या लैपटॉप जो ये है, ये तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तो नहीं है। तो इतना तो नहीं भी पता है किसी को, कोई नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी बोल सकता है। कंफ्यूजन माइक्रो मिनी में होगा, तो मैच द फॉलोइंग में इस टाइप का क्वेश्चन डाल सकता है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई क्या हो रहा है, इतना बेसिक नहीं पूछना चाहिए। ऐसे पूछ भी सकता है क्या हो जाए, हम भगवान तो है नहीं कि हम बता दे क्या हो, लेकिन एक अंदाज से होता है ना, क्वेश्चन देखते देखते एक अंदाज लगता है, तो अंदाज से ये इस टाइप का मैच द फॉलोइंग में आ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि वो। तो इसमें एक एक लाइन सब में लिख लो, बहुत ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर में लिख लो, ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर, इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखो, इन कंप्यूटर्स को पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन कंप्यूटर को पीसी
कैपिटल P कैपिटल C, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, पीसी का टाइप्स लिख लो। पहला लिख लो डेस्कटॉप कंप्यूटर, सब में कंप्यूटर है, कॉमा कॉमा देते जाना, सब में कंप्यूटर बार बार मत लिखना। पहले में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसी, क्या क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सबको पता है ये। दूसरा और बताओ हम लोग, एक तो हो गया डेस्कटॉप, और क्या हो गया कॉमनली यूज, टैबलेट, माउस नहीं, माउस यूनिट हो गया, वो कंप्यूटर नहीं है, वो डिफरेंट टाइप्स, उसमें भी बताएंगे कि क्या होता है, डिफरेंट आउटपुट और इनपुट के लिए डिफरेंट चीजों का यूज करते हैं। तो इनपुट करने के लिए माउस कीबोर्ड का यूज करते हैं, और आउटपुट देखने के लिए हम लोग स्क्रीन का यूज करते हैं, वो आगे आएगा। तो लैपटॉप ये सामने तो दिख रहा है, टैबलेट, उधर से कोई टैबलेट बोला था, तो लिखते जाओ। पहला हो गया तुम्हारा डेस्कटॉप, दूसरा हो गया लैपटॉप, तीसरा हो गया पाम टॉप, चौथा हो गया नोटबुक, और पांचवा हो गया टैबलेट। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, और लास्ट में टैबलेट। सबके आगे कंप्यूटर लिख के और कॉमा कॉमा डाल देना, एक के आगे कंप्यूटर लिख के कॉमा कॉमा डाल देना। नंबर बी हो गया, पहला था माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 2 हो गया तुम्हारा मिनी कंप्यूटर। इसमें लिखो यह आकार में बड़े होते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनी कंप्यूटर में, मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ में लिखो, मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ 32 बिट, 32 बिट या इससे अधिक होती है। मतलब ज्यादा जितना बिट होगा उसका प्रोसेसिंग उतना ज्यादा कर सकता है, ज्यादा डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो जहां साइंटिफिक पर्पस ये सब चीजों के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग हो गया जहां बहुत ज्यादा डेटा है। ठीक है, जहां पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, बेसिकली डेटा को वो प्रोसेस करता है, यही करता है ना कंप्यूटर, डेटा को प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन देता है, डाटा को प्रोसेस करके तुमको एक सूचना देता है। तो जहां ज्यादा, जितना बड़ा कंप्यूटर होगा वो उतना ज्यादा चीजों को प्रोसेस कर पाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल ही खरीदते हैं हाथ में, तो हम लोग देखते हैं कि 4 GB, 6 GB, 8 GB का रैम है, अलग अलग वो सब देखते हैं, और स्पेस देखते हैं 128 GB, 256 GB, ऐसे करके देखते हैं स्पेस। एक तरह का मोबाइल भी तो एक तरह का कंप्यूटर ही है हाथ में तुम्हारे। ठीक है, तो जितना इसमें ये तो हो गया कि कितना तुम्हारा ये रख सकते हो सामान, इसमें सामान मतलब कि फोटो वीडियो जो भी रखना है, जितने भी फाइल्स रखना है कितना रख सकते हो, ये कैपेसिटी बता रहा है। और तुम्हारा जो वो होता है प्रोसेसर का होता है ना, रैम का 4 GB, 8 GB ऐसे करके होता है ना, 8 GB, 12 GB, आजकल 8 GB और 12 GB रहता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये होता है कि कितना फास्ट है। तो अगर तुम अपने कभी ऐसा जनरली कभी क्या सबके साथ होता होगा कि फोन मेरा भर जाता है तो फोन क्या हो जाता है, हैंग होने लगता है या स्लो होने लगता है। इसका मतलब क्या, वो डेटा ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर बड़ा उसमें वो होता, कैपेसिटी उसमें ज्यादा होता फोटो और रखने का, मतलब 128 के बजाय 256 होता, या उसका जो प्रोसेसर होता वो थोड़ा और ज्यादा तेजी से काम करता, तो वो हैंग नहीं करता। हैंग इसलिए करता है ना कि तुम 5 चीजें एक साथ कर रहे हो उसमें, और वो उतना चीज संभाल नहीं पा रहा है। सेम लॉजिक कंप्यूटर में जा रहा है कि जितना छोटा कंप्यूटर होगा वो उतना कम डेटा को एक साथ हैंडल कर पाएगा। अब हमको लग रहा है कि ज्यादा डेटा हैंडल करना है। जैसे अब अकाउंटिंग फर्म है, अकाउंटिंग सब लोग समझते हैं, अकाउंटिंग फर्म है, उसको दुनिया भर का आ रहा है कि भाई लगातार उसका कैश फ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, लगातार उसको दुनिया भर का कैलकुलेशन करना, उसको 50% का वो देना है, इसको इंटरेस्ट देना है, उसको इंटरेस्ट देना है, यहां लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस, दुनिया भर का उसमें चीज कर रहा है, बहुत सारा, बहुत बड़ा फर्म है। तो वो उसमें क्या होगा कि अगर माइक्रो कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप लैपटॉप यूज करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा, जैसे हम लोग का हैंग होता है, और उसका सारा डेटा क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा बड़ा कंप्यूटर यूज करता है जिसका कि ज्यादा शक्ति होता है, उसमें ज्यादा
वो होता है, पावर होता है। पावर इन द सेंस मतलब वो मुक्का वाला पावर नहीं, डेटा कंप्यूट करने वाला पावर। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सुपर कंप्यूटर क्या होता है, बड़ा सा बड़ा चीज को सेकंड्स के अंदर कर देता है, जिसको नॉर्मल कंप्यूटर हजारों दिन लेगा वो 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर कर देता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है। तो यही फंडा होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका प्रोसेसिंग फास्ट होते जाएगा। तो यहाँ जो है मिनी कंप्यूटर जो है वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो ज्यादा प्रोसेसिंग करेगा, और उसका जो मिनिमम जो बिट ले रहा है वो सबसे छोटा वर्ड जो भी लेगा वो 32 बिट से कम का नहीं लेगा, 32 बिट या उससे अधिक का लेगा, क्योंकि उसको ज्यादा करना है। और इसका यूज कहां होगा, वही अकाउंटिंग फर्म या साइंटिस्ट विज्ञान वगैरह में यूज होगा। ठीक है, तीसरा लिखो तुम्हारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम जैसे अमेजन वगैरह है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, एक्सेस डेटा है, एक्सेस डेटा उनको स्टोरेज करना है, तो यहां पे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। तो इसमें लिखो ये कंपनी सॉरी ये कंप्यूटर बड़ी कंपनी है, ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों एवं ऑफिसों में सर्वर एवं ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। इस कंप्यूटर पर एक साथ इस कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रयोक्ता यानी कि यूजर, ठीक है, एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन सबको, लॉगिन का आई थिंक स्पेलिंग लिखने का तो जरूरत नहीं है, सब लोग लॉगिन करते हैं, नहीं कुछ तो फेसबुक तो लॉगिन करते ही होगे, नहीं करते हो? अभी किए होगे ना, अभी एग्जाम के समय फेसबुक बंद कर दिए होगे, आज तक फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम कुछ तो लॉगिन किए होगे, स्नैपचैट। तो बहुत भाई बहुत अच्छी बात है फिर तो, मतलब जो लोग ये यूज नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ाई का तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, अगर ये सब नहीं यूज करो तो सबसे अच्छी बात है भाई। और जनरली क्या होता है कि एग्जाम के समय ये सब बंद कर देते हैं लोग, फेसबुक जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं फेसबुक अकाउंट बंद कर देते हैं। जैसे हम टीना डावी का ही हम पढ़ रहे थे सक्सेस स्टोरी में, तो वो बता रही थी कि 1 साल तक हम फेसबुक बंद कर दिए थे, ठीक है, लेकिन उसकी सिस्टर का हम पढ़े थे कि वो थोड़ा थोड़ा यूज करते थे, ऐसे कर करके सब कोई होता है, जनरली लोग बंद कर देता है। सोशल मीडिया बोलते हैं सब चीज को, तो जितना ज्यादा सोशल मीडिया से दूर रहोगे उतना अच्छा एग्जाम के लिए, ठीक है। न्यूज सोशल मीडिया से दोगे तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला हो जाएगा, फिर सोशल मीडिया से न्यूज नहीं लेना चाहिए, यही तो बात है। तो फिर तुम में और पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखों में क्या फर्क है? ज्यादातर सोशल मीडिया से न्यूज लोगी तो वो ज्यादातर न्यूज जो है वो गलत होता है। आज के टाइम पे फेक न्यूज बहुत ज्यादा होता है न्यूज में, तो कभी भी न्यूज जो है तुमको सोशल मीडिया से नहीं है, सोशल मीडिया पे कुछ भी देखो, ये जनरली बोलते हैं मान के चलो वो गलत है, बाद में वेरीफाई होगा तो सही हो। 90% उसमें डॉक्टर्ड वीडियो या फालतू चीजें होते हैं, 90 क्या 99, आज के टाइम में तो और बढ़ गया है। सोशल मीडिया से बिल्कुल ही न्यूज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में कंफ्यूज हो रही हो क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से न्यूज लो, मतलब मोबाइल से हम मोबाइल से न्यूज़पेपर देख सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, मतलब हम मोबाइल पे देख रहे हैं। सोशल मीडिया वो जो तुम्हारा सोशल नेटवर्क, मतलब लोग से कनेक्ट करने वाला साइट, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब पे, फेसबुक पे दुनिया भर का वीडियो आता है ना, आज से तरबूज खाएंगे तो आपका जीवन खत्म, तो वो सब अनसेंट वीडियो होता है। तरबूज की यह लाली आपकी जीवन बर्बाद कर रही है। कल ही मेरी मम्मी दिखा रही थी कि देखो लाल है बहुत ज्यादा तरबूज, इसमें खराब होगा अलग पक्का, तो वो न्यूज ज्यादातर फेक होता है। एनीवे, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये एक सर्वर की तरह काम करता है जो बड़ी कंपनीज यूज करती है। जैसे तुम कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो
तो तुमको एक अपना पासवर्ड, एक अपना साइट देता है। कोई भी कंपनी में जॉब किए हुए होगा तो तुम लोग को पता होगा कि उसका एक अपना साइट होता है जिसपे तुमको अपना एक लॉगिन कर सकते हैं और अपना पासवर्ड डाल के। तो उस स्पेसिफिक लॉगिन और पासवर्ड जो तुम उस कंपनी के सर्वर पे डालते हो, नॉर्मल लॉगिन और पासवर्ड का हम बात नहीं कर रहे। एक कंप्यूटर एक होता है कि कंपनी के अंदर के लिए, सिर्फ अंदर के लोग ही, जैसे बैंक का जो पेज है वो बाहर से लॉगिन नहीं कर सकते हो, वो बैंक ही वाले ही लॉगिन कर सकते हैं। उनको स्पेसिफिक एक सर्वर पे एक्सेस रहता है जिसपे से बैंक वाले ही लॉगिन कर सकते हैं। तो वो सर्वर जो होता है वो छोटे कंप्यूटर पे तो नहीं हो सकता, बड़े बड़े कंप्यूटर पे, बड़े बड़े कंप्यूटर यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर पे रहता है, और उसमें एक साथ बहुत सारे लोग लॉगिन कर सकते हैं। लॉजिकल लग रहा है ना कि भाई बहुत सारे लोग लॉगिन करेंगे, ऐसा थोड़ा कि आज हम लॉगिन कर लिए चलो बाकी पूरा बैंक बैठा रहेगा। आज दरभंगा से काम हो रहा है तो बाकी पूरा इंडिया का बैंक ठप रहेगा, बंद रहेगा, क्योंकि आज दरभंगा वाला बंदा लॉगिन कर लिया। एक साथ सारे लोग लॉगिन कर सकते हैं। लॉजिकल लग रहा है ये बात। इसमें एक लाइन और लिख लो, इनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है। इनकी मेमोरी बहुत अधिक होती है। ठीक है, और चौथा है तुम्हारा सुपर कंप्यूटर। इस वर्ड का जो है सबसे पहले जो बोला गया था वो 1929 में ही बोला गया था, तब कंप्यूटर भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। 1929 में ही इस वर्ड को पहली बार आईबीएम जो आज के सबको ही जानता है, आईबीएम कंपनी, आईबीएम लिखा हुआ लोगो ऐसे नीला रंग का लोगो लिखा रहता है ना, आईबीएम, ये सबको ही जानता है। तो ये आईबीएम कंपनी ने ही ऐसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया था पहली बार। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में ऐसे लिख लो, यह शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिका में वर्ष 1929 में हुआ था। वर्ष 1929 में हुआ था। उस समय कंप्यूटर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तभी ये शब्द आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, यह शब्द गणना यंत्र, यह शब्द गणना यंत्र बनाने वाली अमेरिकी कंपनी आईबीएम के एक ऐसे भारी भरकम और जटिल गणना यंत्र की और जटिल मुश्किल मीन्स जटिल मीन्स मुश्किल, जटिल गणना यंत्र की प्रशंसा में गढ़ा गया था। ठीक है, मतलब बहुत टफ एक सिंपल सा वो गणना करने वाला मशीन था, कैलकुलेटर टाइप का पकड़ लो, और उसी पे एक बेटर सा बना दिया था कोई जो बहुत मुश्किल उस समय के हिसाब से 1929 के हिसाब से बहुत मुश्किल उसी के लिए पहली बार ये शब्द यूज किया गया था, सुपर कंप्यूटर। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे सुपर कंप्यूटर का अलग चीज हो गया। ठीक है, जो बहुत बड़ा कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकता है। ठीक है, चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और कोई डाउट है किसी को? थैंक यू।